Hello, welcome back to my YouTube channel, Accounting Path. Let's start video number 12 of Learn Accounting Step by Step. In this video, I am going to tell you how to prepare a balance sheet with the help of trial balance. As a account professional, आप सभी को बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 बनाने आनी चाहिए। अब शेड्यूल 3 होता क्या है? कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि आपको जो बैलेंस शीट आप ईयर एंड पे रिपोर्ट करोगे वो वो बेसिस ऑन दी शेड्यूल 3 बनी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम विजुअल फॉर्मेट में ले आ सकते हैं और सिंपल सिंपल मैं आपसे ये बताऊंगा कैसे आप अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको टैली डाटा से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें एक छोटी सी कंपनी है जिसकी टर्नओवर अराउंड 20 सीआर है। उसकी कंपनी की मैं आपको बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करके बताऊंगा और क्या क्या हम जो टॉपिक्स हैं वो लेते हैं, कौन कौन से स्टेप है उनको फॉलो करते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट करना है। ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें टैली ओपन करनी है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना है कि बुकिंग एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? इसके बाद जब आप ट्रायल को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रखनी है कि इसके बाद कोई भी मैनुअल एंट्री बुक्स में नहीं डलेगी। ठीक है? ये फाइनल डाटा आपका। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है dt। ट्रायल पे गए। अब यहाँ पे ट्रायल पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होता है F5 का। F5 मीन्स लेजर वाइज, क्योंकि जब भी आपको डाटा बनाना तो आप कैसे बनाओगे? आप लेजर वाइज उसको विजुअल करोगे ना। अब ये डाटा आपका प्रॉपर रेडी है। अब यहाँ पे आपने इसको कर देना है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट आपने कहाँ पे रखना है? यहाँ पे आपका एक्चुअल में डाटा पड़ा हो। जैसे ये फोल्डर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट, इसका पाथ डिफाइन करना है और ध्यान रखना है कि ये जो फाइल फॉर्मेट है आपकी एक्सेल में होनी चाहिए। ठीक है। देन एक्सपोर्ट। अगर आपके नंबर ऑफ एंट्री ज़्यादा है, मोर देन 5000, तो थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, मुश्किल से 5-10 मिनट। अगर बिलो देन 500 है तो मुश्किल से 1-2 मिनट पे आपका टेली डाटा क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया डाटा आपका एक्सपोर्ट। अब आपके पास एक फॉर्मेट ऑलरेडी सेट होता है बैलेंस शीट का। ठीक है। हर किसी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक ही फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनका डाटा और टाइम सेविंग दोनों सेव रहता है उसमें। अब ये फॉर्मेट है, ठीक है, इसी को ओपन किया, थोड़े से चेंजेस किए, ईयर चेंजेस किए, फाइनेंशियल ईयर चेंज किया। ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल डेटा डिटेल्स, अदर थिंग्स वो डाली मैंने। अब ये बैलेंस शीट पूरी पूरी एम्प्टी है, खाली बैलेंस शीट है, यानी फॉर्मेट प्रॉपर रेडी है। यहाँ पे पीएल एंड पार्ट खाली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाटे को आपने, ट्रायल बैलेंस जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसको डालना कहाँ पे है। बस कुछ चीज़ें डली होती हैं, लाइक जैसे डेप्रिसिएशन चार्ट्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस जो पिछले साल के उठ के आते हैं। ठीक है। अब वही तो गोइंग फॉरवर्ड उसी को कंटिन्यू करेंगे ना। हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप बैलेंस शीट को करो तो ये कुछ चीज़ें जो आप मैनुअली प्लॉटेड करोगे, लाइक शेयर होल्डर इक्विटी, ये कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। अगर चेंज होती है तो फिर हमें इंटीमेशन के थ्रू उसको बताना पड़ता है, उसके लिए अलग से नोट्स डालने पड़ते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कैसे उसके फॉर्मेट बनाने। दैन उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस जो ऑलरेडी पिक होकर आता है। उसके बाद स्टॉक की डिटेल। आपने कभी यहाँ पे अभी हमने ट्रायल को एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये ओपनिंग स्टॉक है ना जो, ठीक है, ये आपको ओपनिंग स्टॉक की फिगर बता रहा है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपने खुद डालना होता है। तो ये चीज़ ये एक वर्किंग होती है थोड़ी सी एडिशनली, तो सभी करते हैं इसको। देन उसके बाद फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन के जो चार्ट आते हैं, ये मैनुअली यहाँ आप इसकी अलग से वर्किंग बनाई होती है, ये टीबी से नहीं आती। ठीक है। अब ये चीज़ों को आपने मैनुअली पिक करना है और ध्यान रखना है कि ये ऑटो पॉपुलेटेड ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने ट्रायल पे। जो ट्रायल हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, उसको हमने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे एक रो टीबी का मैंने कॉलम बनाया हो। ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट के बाद मैंने क्या करी, इसकी शॉर्टिंग नंबर वाइज। अब यहाँ पे मेरी नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कि एक्चुअल बैलेंस शीट। अब मेरे को टैली पे नहीं देखना, बस टैलिंग के में मैंने ग्रुपिंग चेक करनी है, फाइनलाइजेशन देखनी है और एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, उसको एक्सपोर्ट करके लाना है, ताकि मेरे को आइडेंटिफाई रहे कि जो मैं डाटा पिक कर रहा हूँ वो सही है ना। देन उसके बाद अब ये इतने लेजर हैं, ठीक है, ये मोर देन
70-80 लेजर, ठीक है। क्या मैं ज़ूम कर सकता हूँ कि मेरे को सबकी ग्रुपिंग मैनुअली करनी हो? अगर मैनुअली, ये तो एक छोटी कंपनी है, ठीक है, इसकी टर्नओवर लेस देन 20 करोड़ है। यही अगर 500 करोड़ की कंपनी होती या 1000 करोड़ या उससे ऊपर की जैसे लाइक रिलायंस होती, तो क्या मैं ऐसे एक-एक लेज़र को आइडेंटिफ़ाई करूँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांज़ैक्शन। तो यहाँ पे ना हर एक कंपनी में एक डाटा प्रिपेयर किया जाता है। 1 सेकंड। इस डाटा को बोला जाता है ग्रुपिंग डाटा, ठीक है? इसमें क्या होता है, लेज़र के नेम, उनके जो नाम हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उनके बैलेंस शीट के नहीं। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम जब आप ट्रायल को एक्सपोर्ट करोगे, तो क्या आप 5 या लेज़र को सिंगल-सिंगल आइडेंटिफ़ाई करोगे? पॉसिबल है ये चीज़? क्या आप मेरे को बताओ? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो लास्ट टाइम जो कैटेगरी रखी होती है, उसको एनालाइज़ करते हैं कि क्या हाँ, एक्चुअली जो आपका क्रेडिटर है बुक्स में, वो हमेशा क्रेडिटर ही रहेगा ना, वो कभी डेब्टर थोड़ी बन जाएगा। इन केस ऑफ आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी, तो वो देन मूव होगा उस किस लेज़र में, जो आप एडवांसेस टू वेंडर करोगे। उसकी कैटेगरी कैसे चेक करोगे आप, वो सारा सिखाऊँगा अब मैं। ठीक है? देन उसके बाद आपने यहाँ पे लेकर आना है ग्रुपिंग। वीलुकअप, ठीक है। दिस लेज़र, फ्रीज़, मेरे को सी नंबर कॉलम उठाना था तो 0 पिक कर लिया। मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे एनए नहीं आए, ठीक है। कोई एनए नहीं आया, ठीक है। ये वर्किंग होगी। उसके बाद ग्रुपिंग के बाद, ठीक है, मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो ग्रुपिंग आ रही है, लाइक मैं यहाँ पे कहूँ कि सन्डी डेटर आ रहे हैं मेरे सारे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सन्डी डेटर पिक करता हूँ, तो है वो एक्चुअल में मेरे सन्डी डेटर ही थे। इसको कैसे एनालाइज, जैसे लाइक ए प्रोसेसर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लाइक सम अदर कंपनीज, क्या ये सच में हमारे सन्डी डेटर क्रेडिटर्स और डेटर ही थे? तो उसको कैसे एनालाइज करूंगा? तो यहाँ पे लेकर आऊंगा जो एक्चुअल में मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट है। हमने टैली में नई चीज नोट की होगी, जब भी किसी लेजर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसको किसके अंडर क्रिएट किया जाता है? उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट, यानी आप कहोगे रिम्बर्समेंट के अकाउंट्स हैं, उनको कहाँ डालते हो आप करंट लाइबिलिटीज के अंडर एम्प्लॉइज पेबल में दिखाते हो उसको, ठीक है, कि आपने एम्प्लॉय को पे करना था, क्योंकि उनके बिल आते हैं तो देन आप उसकी पेमेंट करते हो। फर्स्ट बिल रिसीव करते हो, देन पेमेंट करते हो। जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, उनको आप एक अलग कैटेगरी में दिखाते हो, जिसको नाम देते हो आप अकाउंट्स पेबल, ठीक है, फिर देन अकाउंट्स रिसीवेबल। तो सेम एज हम हर एक लेजर की कैटेगरी को अपनी बुक्स में, जो हमने इस ईयर में डिफाइन की है उसकी कैटेगरी, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसको भी कैसे एक्सपोर्ट करेंगे हम? सेम डाटे पे जाएंगे, जिस पाथ में डालना हमने उसमें डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक्सेल फॉर्मेट में ही है, देन एक्सपोर्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि एक कंपनी में मोर देन 5, ये तो छोटी कंपनी है, मोर देन 5000 10,000। मैं जिस करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ हमारे पास आई थिंक मोर देन 20,000 से ज़्यादा चार्ट ऑफ अकाउंट हो चुके हैं। अब ये डाटा हो गया पिक, ठीक है। अब सेम डाटा को मैंने कॉपी पेस्ट करना है, अपनी मेन शीट में ले जाना है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, डजेंट मैटर वो किसकी है, आपको उसका बैकअप रखना है कि आपका डाटा कहाँ से पिक हुआ है। लाइक अब यहाँ पे मैं ये चीज़ चेक करूंगा कि जो मेरे क्रेडिट्स में वो डेप्टर थे, क्या वो एक्चुअल में क्रेडिटर ही थे? दिस दिस 0, ठीक है, सारा डाटा आ गया। आई होपली सारा आएगा, क्योंकि ये ट्रायल को एक्सपोर्ट किया था मैंने। अब ये होता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हो, जो मैं भी बात कर रहा था कि कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जिनको मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, वो कहीं एडवांस में तो नहीं आ रहे। तो ये सारा कुछ डिफाइन करता है। लास्ट टाइम वो क्रेडिटर्स में हो, दिस टाइम एडवांस पेबल में हो, ठीक है ना? कस्टमर पे टू एडवांस पे टू कस्टमर में हो, एसेट साइड हो जाए। तो ये सारा कुछ एक करंट ईयर की वर्किंग होती है कि आपको जैसे-जैसे आप किसी को करंट में जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है आपके, जो कस्टमर वेंडर, वो किस ग्रुपिंग में आ रहे हैं। तो ये दैट्स व्हाई चार्ट ऑफ अकाउंट मैंडेटरी होता है। ये आपने कैसे डाउनलोड करना है? चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, लेजर्स में जाना है, आपने F5 करना है, एक्सपोर्ट करके वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन सबको बंद कर दूंगा, ठीक है। दिस, अब ये मेरी वर्किंग कंप्लीट होगी। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि जो मैंने डाटा लिया वो क्या एक्चुअल में सही है? जो मैंने डाटा लिया क्या एक्चुअल में सही है?
ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको एक बार वीलुकअप करके मेरे को ग्रुपिंग चेक करनी है कि मैं जो ग्रुपिंग ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, क्लासिक व्यू, ठीक है, सब टोटल, ठीक है। लाइक अब बैंक अकाउंट्स है, मैंने बैंक अकाउंट लिया, वो मेरे ग्रुपिंग मैंने इन करंट अकाउंट की है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या है, बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट से बैंक अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है। देन अकाउंटिंग चार्जेस मेरे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मेरे फिक्स एसेट को मैंने फिक्स एसेट में ले रखा, और फिक्स में जो ऑलरेडी ट्रीटेड एज फिक्स एसेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेजेस हैं, देन अदर है, ठीक है। सारा कुछ यानी लगभग सेम आ रहा है, ठीक है। यानी सेल्स हैं, दोनों सेल, जीएसटी सेल अकाउंट है और से नॉर्मल सेल अकाउंट एक्सपेंसेस हैं। अब यही ग्रुपिंग को मैं यहाँ से जो मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट में है, जिनकी मैंने ग्रुपिंग ली है, सही ली है, ठीक है। प्राइमरी प्रॉफिट देखना ही नहीं हमें, करंट एसेट देखनी है, क्यों, बैलेंस शीट बैलेंसेस विद रेवेन्यू अथॉरिटी एंड जीएसटी बैलेंसेस विद रेवेन्यू अथॉरिटी एंड इनकम टैक्स, ये करंट एसेट में है, क्यों, क्योंकि जब मैं ट्रायल बना रहा था ना, यहाँ मैंने वर्किंग कर रहा था, तो मैंने अपने करंट एसेट में जाके ये चेक कर लिया था कि ये एक्चुअल में, तो इसलिए सेम फिगर आए। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। दिस ये सारा मैंने एक बार ये चेक करना होता है, यानी मोटा मोटा आपने चेक करना है कि कोई अलग, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस ये यहाँ पे ना डल के इनकम साइड में डल गया होता तो क्या होता है, आप देखना आपके नंबर्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये वर्किंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ आगे ले जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, अब आपने ये तो हमने वर्किंग कर ली रो टीवी की। अब मेन वर्किंग स्टार्ट होती है ट्रायल बैलेंस की। ये ऐसे एक फॉर्मेट होता है आपके पास, जिसमें आप अपने लेजर को डालते हो, उसका नेम होता है, उसकी ग्रुपिंग होती है, उसके अमाउंट हम वीलुकअप से उठाते हैं। अब ये कैसे कैसे उठाने हैं आपने, सिंपल सा, दिस वैल्यू पेस्टिंग, आपने नेम क्या दिया था, यहाँ ग्रुपिंग डाटे में जाना आपने, वीलुकअप जिसको नहीं लगाना होता प्लीज़ सीख लो, या एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ वीलुकअप को कैसे लगाना है सिंपल तरीके से। हालांकि मैं भी भूल चुका हूँ, क्योंकि मेरी करंट कंपनी में हम यूज़ करते हैं एक्स लुकअप, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो दो बार डैश डैश मारो और उसके बाद काम हो जाता है हमारा, ठीक है। दिस जो आपने सिलेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने पूरे टेबल सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे को कौन सा डाटा उठाना है, ए से डी प्रॉपर सिलेक्शन हो चुकी है। ये सिलेक्शन आपने करनी कैसे, यानी फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपकी लुकअप वैल्यू, कि आपने क्या ढूंढना है, मैंने ढूंढना है ए प्रोसेसर, किस वाली शीट में, जिस शीट में ढूंढना है वहाँ पे आ जाना आपने, ठीक है। उसके बाद आपने पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ रहा। उसके बाद आपने जैसे बी कॉलम का डाटा पिक करना है, उसके बाद आपने डालना है कोमा, बी कॉलम का डाटा है जितने नंबर पे हो वो आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है सेकंड, फिर उसके बाद कोमा, देन जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार देना, आपका डाटा पिक होके आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आगे मैंने ग्रुपिंग का डाटा उठाना था, ठीक है। अब मैंने पूरा सिलेक्शन करने का क्या फायदा हुआ, पूरी सिलेक्शन का ये फायदा हुआ, यहाँ पे जाके मुझे पता है कि 30 से 90 का डाटा उठाना, तो मैं सिंपल सा कॉपी पेस्ट मारूंगा, मेरा डाटा क्या हो जाएगा, पिक, ठीक है। अब ये चेक करना है कि डाटा एक्चुअल में सही पिक हुआ है, ठीक है, ट्रू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन और पीएनएल प्रॉपर अभी एम्प्टी पड़े हुए हैं, अभी एक कॉलम लगाऊंगा, ये डाटा ऑटोमेटिक पिक होके सारा सारा आपके सामने बैलेंस शीट बन के आ जाएगी प्रॉपर। ये लुकअप फिल्टर हटा लेना, एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी काम करो फिल्टर हटा के यहाँ जो आपका सिलेक्शन एरिया उस पर काम करो आप, ठीक है। रो टीपी आप थोड़ा प्लीज़ स्लो स्लो करना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है टोटल। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रो टीपी आपने उठाया है वो सेम उतना प्लॉटेड हो रहा है और उसका वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट जीरो, ठीक है, यानी डाटा प्रॉपर सही तरीके से पैच होगा। अब आपको सेम फ्रंट साइड की चीज़ दिखाऊंगा, आप शॉक हो जाओगे, आपका डाटा प्रॉपरली पैच हो चुका है, ठीक है। अब आपको बस मैचिंग कंसेप्ट देखना है, अब मैचिंग कंसेप्ट आप कैसे कैसे देखोगे, ठीक है। अब ये सारी फिगर्स आपकी किसमें है, 1000 में, लाइक टोटल सेल कितनी है आपकी, 19 करोड़ 61 लाख 24,700 समथिंग, ठीक है।
आपने एक चीज़ का अगर आपको थोड़ी सी परेशानी होती है तो यहाँ पे आप इजिकल मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। ठीक है, एक इस फार्मूले को आपने नीचे तक खींच देना और चेक करते रहना। अब ये चीज़ मैं अपनी बुक्स के साथ हाथों का मैच करूंगा। मेरे टोटल सेल अकाउंट है 19 करोड़ 54 लाख, 19 करोड़ 54 लाख। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट बंद कर देता हूँ क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट मेरे में है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक एक पल के लिए 19 करोड़ 61 लाख 24,697 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। टोटल मैच कर दिया मैंने, अदर इनकम भी ले ली, आपकी सेल्स अकाउंट भी ले लिया। ठीक है, ये प्रॉपर मैच। ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना। एक्सेल में आए, परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट 17 करोड़ 79 लाख 27,000 मैच। अब ये डाटा मेरा पिक कहाँ से हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये डाटा यहाँ पे पिक हो रहा है। ये डाटे के सारे क्या बने हुए हैं, नोट्स। ठीक है, 40 नंबर नोट्स पे जाऊंगा तो वहां पे सेल्स है। अब ये सेल्स कैसे उठ के आ रहा है, सम इफ इक्वल टू ट्रायल बैलेंस का मेरा जो प्रॉपर, अब ये डाटे को मैं देखूंगा ना तो ये डाटा यहाँ से उठ के आ रहा है। यहाँ पे सेल सर्च करूंगा ना तो सेल आ जाएगा, टोटल सेल 90 CRP। ठीक है, यानी आपको एक साइड पर डाटा डालना है, उसके बाद आपको जस्ट रीचेकिंग, देन उसके बाद आपको अपनी वर्किंग, उसके बाद ये वर्किंग मेन होती है। ठीक है, इसकी वर्किंग को आपने करना कैसे है, आपका ओपनिंग स्टॉक देना था, आपने टैली में ये देखना है 31 लाख का क्लोजिंग क्या है जो आपने मैन्युअली प्लॉटेड करना है। यहाँ पे अभी क्लोजिंग स्टॉक उठाया था हमने 27,97,000। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 जो भी आपका। ठीक है, आपका नेट निकल के आ जाएगा 307 क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ अब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0। अब डिक्रीज क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो आपके जो फिगर रहती है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो टोटल आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, लाइक जो भी आपके चार्जेस वगैरह थे 79,77,000 मैच करके। देन उसके बाद इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, टोटल आपकी सैलरीज वगैरह। देन फिनांस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन उठ के देखो दो तरीकों से आ सकती है डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, या तो आप अपनी इसको चार्ट से पिकअप कर लो या आप इसको ट्रायल से लुकअप लगा लो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप चार्ट से पिकअप करो क्योंकि वहां पे आप कुछ भी चेंजेस करोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस लाइक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिंक नहीं करते, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, बिजनेस एक्सपेंसेस, दिवाली एक्सपेंसेस, लाइक जो एक ऑफिस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस को डाल के आपका PNL यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। आप प्रॉफिट को मैच करना है अपने बुक्स के साथ। ठीक है, ये टफेस्ट पार्ट होता है एक अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, अगर ये मैच कर जाए तो आपका कहते हैं ना गंगा नहा लिया, सेम सिनेरियो हो जाता है आपके साथ। अब प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 17,87,000। क्या यही सेम मैच कर रहा है, प्रॉपर मैच कर गया, इसको मार्क कर दो। ठीक है, अब आपको PNL के पार्ट पे देखना नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे आफ्टर PNL को करने के बाद हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अगर बैलेंस शीट यहाँ पे मैच कर जाती है तो हमारा डाटा प्रॉपर मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस बोथ मैच 100 प्लस 128। अब इसको यहाँ पे अगर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं देख लूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देता हूँ। देन अदर करंट लाइबिलिटीज 1,38,000 मैच। आपके टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज कितनी आ रही है, 1 करोड़ 31 लाख की। ऑन दी अदर साइड आपके एसेट प्रॉपर पिक हो गया, आगे कहाँ से आगे। ठीक है, एसेट से आगे शेड्यूल अभी मैंने चार्ट से नहीं उठाए, मैंने ट्रायल से उठा लिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं बात करूँ, मैं चाहूँ तो चार्ट से भी उठाऊँ तो भी मैच करेंगे, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, डाटा ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी आप मैच करवा दो, आपके मैचिंग फिगर मैच करने चाहिए। देन अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक, ठीक है, 20,50,000 समथिंग। उसके बाद डिपॉजिट्स 550 के मैच। आपको ऐसे ऐसे करते, लाइक जैसे GST एंड TDS रिसीवेबल इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है तो दोनों का मैचिंग करूंगा तो अराउंड 38,953 आएगा मैच। कैश एंड बैंक अकाउंट्स बहुत मैच करूंगा तो 39 लाख का कैश इक्विपमेंट पड़ा हुआ कंपनी के पास। ठीक है, ये डाटा
अब प्रॉपर मैच करा। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में मैचिंग है या हमारे देखने में कुछ कन्फ्यूजिंग हो रहा है। प्रॉपर 7 रुपये का फ़र्क है। अगर 1000 में जाएंगे तो 7 रुपये मान सकते हैं कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन में क्या हो सकता है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से 7 रुपये चल जाते हैं। तो ये 5-10 रुपये का डिफरेंस अगर आ रहा है तो आपकी बैलेंस शीट में राउंडिंग ऑफ का इशू है, अदरवाइज नहीं। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे कहूँ आपको, मैं यहाँ ट्रायल से उठाऊँ तो ये 7 रुपये का डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखना, क्योंकि वहाँ पे राउंडिंग ऑफ का फिगर कहेगा, यहाँ पे अगर 5-10 रुपये का है तो आप चल सकता है। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट क्या करेगी, एग्जैक्ट मैच। अब ये बैलेंस शीट मैच करने का रीज़न ये था, यहाँ जो इतने इजीली मैच हुई, ये इसके पीछे इसकी वर्किंग थी, ये शेड्यूल्स की वर्किंग थी। तो ये यहाँ पे शेड्यूल बने हुए हैं ना, ये प्रॉपर बना रखे हैं, ठीक है। यानी कंपनी के जो मेन अकाउंटेंट है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। अगर इन पे मेरे को वर्किंग करनी पड़ती तो मुश्किल से मुझे, मैं कह सकता हूँ 3 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे। अब एक एक शेड्यूल को बनाने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगते हैं और फिर उसको ट्रायल से मैचिंग करना, ठीक है। देन थोड़ा सा टफर पार्ट माना जाता है अकाउंटिंग का। बट अगर जब आपकी वर्किंग सही जा रही है, आप डेली बेसिस पे इस पे वर्किंग करें, तो मुश्किल से आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं एक बैलेंस शीट को मैचिंग करने में। अब बैलेंस शीट मैच होने के बाद यहाँ पे बैलेंस शीट जैसे मैच होगी, अब आपने क्या-क्या चीज़ें एनालाइज़ करनी होती है कि जहाँ पे जो ईयर डला हो वो प्रॉपर सही डले हुए हैं। जैसे हम 31 मार्च को क्लोज़ कर रहे हैं 2025 को, तो यहाँ गलती से 24 तो नहीं मिसप्रिंट हो गया? होता है कई टाइम। 24 की जगह जो लास्ट ईयर है वही नंबर आ रहा है। अब ये लास्ट ईयर मैंने ब्लैंक छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी वर्किंग आपको बताता तो आप समझ नहीं पाते। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ मैं। अब एक कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है, ठीक है? ये सारी जगह एबीसी लिमिटेड ही जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज करना होगा, मेरे को पूरी एक्सेल शीट में दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसा दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी? नहीं, तो आपने क्या करना चाहिए, हमेशा आपकी बैलेंस शीट जो भी आप बना रहे हो, वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। जैसे आईबीसी आईएनसी हो गया, यहाँ पे खुद देखिए आईबीसी आईएनसी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिन पे आपने कुछ गड़बड़ी कर रखी थी। 52 की जगह 8 करना था, आपने मिसप्रिंट या आप टाइपो एरर की वजह से 2 हो गया। तो क्या आप पूरी वर्किंग फिर से चेक करोगे? नहीं। तो ये चीज़ों को आप यहाँ पे इज़ इक्वल टू का फ़ॉर्मूला लगाओगे, इसी फ़ॉर्मूला को आगे कॉपी करते जाओगे, ताकि आप जो भी एक चेंज करो, वो पूरी शीट में ऑटोमेटेशन हो जाए। अब नीचे जो डिटेल नीचे मैंडेटरी होती है, एक सीए फर्म का नाम, ठीक है, उसकी फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, उस सीए का नाम जो ऑडिट कर रहा है, उसका मेंबरशिप नंबर, वो पार्टनर है या प्रोपराइटर फर्म है उसकी, देन प्लेस कहाँ पे ऑडिट हो रहा है, और जिस दिन को यूडी जनरेट हुआ है, लाइक, और यूडी नंबर 18 डिजिट का यूडी नंबर मैंडेटरी होता है एवरी केस में कंपनी के ऑडिट में। उसके बाद उसके डायरेक्टर के नाम, उसके दिन, उसके प्लेस, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे अब मैं बात करूँ कि मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ नेम, तो यहाँ पे देखना नेम, तो ऐसी आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए, ठीक है। यही नहीं है कि आपने एक चेंज किया, आपको पूरी बैलेंस शीट में वही चेंज। एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फिक्स एसेट मैंने टाइल से उठाए हैं अभी, मैं यहाँ पे फिक्स एसेट में चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस किया तो ये प्रॉपर बैलेंस शीट की फिगर हिल जाएगी, देखना यहाँ पे 913 के आ रहे हैं, 913 के। तो ये चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसी चीज़ को मैं चेंज ना करूँ जो डाटा को इम्पैक्ट करे। अगर मैंने इसको किसी और कैटेगराइज में लेना है तो मैं 1 मिनट में ले जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को ऑडिटर बोले तो ये कैपेक्स की आइटम नहीं है, आप इसको पीएनएल में इंक्लूड करके आप इसको एज ए एक्सपेंस क्लेम करो, तो मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। मेरे को 10 जगह वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे को फिक्स एसेट से हटा के बस अपने अदर एक्सपेंसेस में इसको ऐड करना होगा, ठीक है। दैट इज, या ये थी मेरी बैलेंस शीट की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैश फ्लो कैसे बना सकते हैं। पर आप इतनी चीज़ की छोटी दीजिए कि ये वीडियो आपके लिए तभी कामयाब होगी जब आपको बेसिक नॉलेज होगी अकाउंटिंग की, और आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कभी ना कभी आप बैलेंस शीट को ओपन करके देखते होगे। क्योंकि जब जब आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हो तो तब तक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।